हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अन्य परजीवी रोग। ठीक है, आ जाइए फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है क्वेश्चन, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण। इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। कौन होती है? एनाफिलीज मच्छर, जो कि द्वितीयक पोषद है, यानी कि सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं। इसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है, स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु दवाइयों का नाम कभी कभी पूछ देता है, एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, कामाक्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, मच्छर है, अभी हमने देखा, ये है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? जरा इसके ऑप्शंस पढ़िए। ज्वर दोनों में होता है, मानव प्रजाति दोनों में है, मच्छर की काट दोनों ही मच्छर से होता है। तो मच्छर की प्रजाति के बारे में बता रहा है। तो मलेरिया जो होता है वो एनाफिलीज के काटने से होता है, और डेंगू जो होता है वो बाकी के 3 जो भी हैं, क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडीज एल्बोपिक्टस और मादा इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, इन तीनों के काटने से होता है डेंगू। ठीक है, 3 मच्छर का नाम याद रखेंगे, और मलेरिया एनाफिलीज। ठीक है, इसके अलावा जो फील पाँव हैं तथा येलो फीवर भी मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये थे सर रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही पता लगाया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। ठीक है, और इन्हें नोबेल भी पुरस्कार मिल चुका है। और प्लाज्मोडियम लाल रुधिर कणिकाओं, रुधिराणुओं तथा जिगर कोशिकाओं का अंतःपरजीवी जंतु होता है। खैर, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे आ जाइए। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक जीन के संपूर्ण संजीन का यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीन कौन सा था? यीस्ट था, ऑप्शन बी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, ठीक है, यीस्ट या खमीर की एक प्रजाति है। इसे कवक जगत में शामिल किया गया है। इसके संपूर्ण संजीन का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। इसमें लगभग 6,000 जीन और 12 मिलियन से भी अधिक क्षार युग्म बेस पेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। तो डेंगू वाला प्रोटोजोआ नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या बताया है? ये डेंगू जो है वो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, फिर बोला है कि प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। तो एक्चुअली ये है, तो ये वाला नहीं, अगर हट जाएगा तो सही हो जाता। त्वचा पित्तिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, मतलब नाक से खून बहने वाली बात है। तो वो कह रहा है हाँ ठीक है, ये बात सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थर्ड वाला। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और वाहक एनाफिलीज, डेंगू वायरस, और प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा यानी रेट्रो ऑर्बिटल पेन, नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है, जो कि डेंगू का ज्वर का लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा कीजिए। अच्छा, अभी हमने मलेरिया के बारे में क्या पढ़ा? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, ठीक बात है। दलदली क्षेत्रों में, ये भी ठीक बात है। और क्लोरोक्वीन की बात कर रहा है, वो भी ठीक है। ओके, इसमें ये हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख ली हैं। बस इसमें ये देखना है कि सिनकोना नामक पौधे की छाल से ये क्लोरोक्वीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया। ठीक,
मलेरिया, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, मादा एनाफिलीज, ये सेकेंडरी होस्ट होता है। अंग कौन सा, स्प्लीन प्रभावित होता है। और दवाइयाँ कौन से हैं, एटाब्रिन, क्लोरोक्विन और कामाक्विन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है। मज़ेदार बात यह है कि ये चारों ही जो हैं वो प्लाज्मोडियम परजीवी हैं, ठीक है। लेकिन भारत की बात पूछ रहा है और वो भी मैक्सिमम वाली, तो 60 से 65% जो है मामले वो PY वैक्स की वजह से होते हैं, ठीक है, ये परजीवी। और 30 से 35% मामले जो होते हैं वो फैल्सीपेरम के द्वारा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दुर्दम यानी मेलिग्नेंट मलेरिया होता है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। क्वेश्चन नंबर 13, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है, तो फाइलेरिया होता है, नेमाटोड बोलते हैं इसको, फाइलेरिया को फील पाँव, ठीक है। एलिफेंटियासिस बोलते हैं इसको, जो कि शरीर में वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई नामक गोल कृमि यानी नेमाटाइड के संक्रमण द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य कौन करते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषक यानी होस्ट की मृत्यु तो प्राय नहीं होती है, लेकिन हाथ पैर, जननांग और अन्य अंग फूल कर विकृत हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मिलान करना है, तो मलेरिया को प्रोटोजोआ से मिला दीजिए, ठीक है। पोलियो जो है वो वायरस से है। टीवी जो है वो टीवी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और दांत जो होता है वो कवक से होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। एक बार फिर से कर लें, मलेरिया, प्रोटोजोआ, पोलियो वायरस, तपेदिक यानी टीबी, बैक्टीरिया, और दांत जो होता है वो कवक से होता है, फंगी बोलते हैं, फंजाई या फंगी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये मिलान करना है, गंजापन जो होता है वो कवक से होता है, और मलेरिया जो हमने देखा प्रोटोजोआ, एड्स वायरस, प्लेग बैक्टीरिया, ठीक है। जो प्लेग है वो पॉस्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। एड्स का सबको पता ही होगा, मोस्टली लोगों को, वायरस से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की बात हो गई, और गंजापन कवक। क्वेश्चन नंबर 16, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है, और ये होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ये भी प्रोटोजोआ जीव है, ठीक है। इस जीव का वाहक व द्वितीय पोषक सीसी मक्खी कह दिया मक्खी होती है। और ट्रिपैनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्यों के वाहक कोशिकीय, हृदय पेशियों, जननांगी इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी हैं। निद्रा रोग के रोगी को दिन में नींद वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, ऊँघाई लेता रहता है वगैरह वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए, कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, तो निद्रा रोग के बारे में हमने देख लिया, वो सीसी मक्खी से होता है। और क्वेश्चन नंबर 18, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग, ठीक है। साफ पानी नहीं है, स्वच्छता की कमी है, तो क्या हो जाएगा, मलेरिया हो सकता है, क्योंकि मच्छर उसी में होते हैं, ठीक है। असुरक्षित पेयजल वगैरह, ठीक है। और तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता, ठीक है। एक्यूट डायरिया बोलते हैं तीव्र प्रवाहिका को, इंग्लिश हो जाएगी, थैंक्स टू IAS सबको फेल कराने के लिए, एक्यूट डायरिया। और ये हो जाएगा, ये तो नाम वैसा ही है, ठीक है। 3 संचारी रोग हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, 2003 में लिएंडर पेस के मस्तिष्क में इस समस्या आई थी और उन्हें कोर्ट जो था, मतलब टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो वो क्या हुआ था, तो उनको एक्चुअली एक सिस्ट हो गया था। क्या है ये, देखते हैं। 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रेन ट्यूमर की आशंका थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उनमें मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है, इसका नाम फीता कृमि के कारण ये होता है, टीनिया सोलियम बोलते हैं उसको। और ये नॉर्मली जो होता है वो सूअर का मांस खाने से और फीता कृमि के अंडों से, या जो
जो संक्रमित जल होता है ना उसके प्रयोग से होता है। ठीक है, ये वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। वंशानुगति वाले चैप्टर देख लेते हैं क्योंकि अभी 10 मिनट ही हुआ है। ठीक है, वंशानुगति रोग वाले चैप्टर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कौन आनुवंशिक रोग नहीं है। तो रतौंधी जो है हमें पता है विटामिन की कमी से होता है, और रंजकहीनता एल्बिनिज्म कहते हैं इसे। हीमोफीलिया तो सबको पता होगा आनुवंशिक है। वर्णांधता सबको पता है। हीमोफीलिया में वो होता है कि खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, बहुत देर तक खून का थक्का नहीं जमता है। और जो वहाँ की ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उनको था, उन्हीं से स्टार्टिंग मानी जाती है इसकी। वर्णांधता में यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, 2 कलर समझ में नहीं आते हैं, हरा और लाल कलर इसमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये और रंजकहीनता जो है इसमें क्या होता है, जो त्वचा, बाल और आँख में जो मेलानिन नामक पिगमेंट होता है वो या तो नहीं होता है या कम होता है। और बाकी हो गया रक्तस्राव, अधिक रक्तस्राव, तो एक्चुअली जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगी और उसमें थक्का नहीं जम रहा है तो खून तो बहता ही रहेगा। यही तो खास बात है कि रक्त का थक्का जमता है तो ही तो ब्लड रुकता है शरीर में। ठीक है, और ये आनुवंशिक लिंग सहलग्न रोग है। क्वेश्चन सेकंड फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। ओके, इसे एज इट इज़ याद कर लें क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ मैं समझा नहीं पाऊँगी इसमें क्या क्या हो रहा है। कुल मिला के एक चीज़ है, ठीक है, एक एंजाइम है जिसका अभाव रहता है, क्यों, और वो वंशानुगत होता है। ठीक है, वो अभाव रहता है और इस वजह से भूलने की बीमारी हो जाती है, जड़ता हो जाती है, अल्प बुद्धि हो जाती है। ठीक है, फेनिल एलेनिन के जमाव में ऐसा होता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, ये हमने देखा अभी, मानसिक जड़ता की बात कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि क्या होता है कि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो ये एक तो बबल बेबी जो रोग है वो आनुवंशिक है। ठीक है, ये SCID यानी सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो काम ही नहीं करता, जन्म से ही काम नहीं करता। तो इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, और बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही उसको इस इनक्यूबेटर जैसा होता है उसमें डाल दिया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक कौन होता है, स्त्रियां होती हैं, लेकिन ये रोग दिखता किस में है, पुरुषों में दिखता है। ठीक है, हीमोफीलिया यानी अधि रक्तस्राव एक आनुवंशिक सहलग्न रोग है जिसमें रोगियों को में चोट पर काफ़ी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। इस रोग का वाहक स्त्रियां होती हैं जो कि पुरुषों में प्रकट होता है। ठीक है, और ये ब्लीडर डिजीज़ कहते हैं इसे, और महारानी विक्टोरिया के टाइम में इसे माना जाता है और इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं, मतलब ये माना जाता है कि उनके से स्टार्ट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 6 अधेय रक्तस्राव है क्या है, एक आनुवंशिक रोग है, विकार है। तो यही कुल मिला के रॉयल हीमोफीलिया की ही बात कर रहा है। एक सेकेंड, स्क्रीन पे कुछ गंदगी लग गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग सहलग्न है। ठीक है, हमने देख लिया। क्वेश्चन 8 भी रिपीटेड है। क्वेश्चन 9 रिपीटेड। ठीक है, देख लेते हैं। हीमोफीलिया और पूछा आनुवंशिक रोग है तो हीमोफीलिया है ही, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, कैंसर नहीं है, पेचिस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पूछा है कि आनुवंशिक बीमारी नहीं है
तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो नहीं है, उसके अलावा डाउन सिंड्रोम का हमें पता है कि वो है, ठीक है। हीमोफीलिया का हमें पता ही है, और ये एक दात्र कोशिका अरक्तता याद कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये इस कौन पता नहीं किसको कहते हैं, ये दात्र कोशिका अरक्तता। खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है? तो पेशी दुष्पोषण। ओके, ट्राई करते हैं, शायद समझ में आ जाए। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कुल मिला के मुझे नहीं समझ में आया क्या कह रहा है, अब इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 12, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। ओके, देखे होंगे कई लोगों का सर जो होता है वो गोल हो जाती है, गर्दन मोटी हो जाती है, मुंह खुला रहता है, आंखें तिरछी रहती हैं। ऐसे बच्चे देखे होंगे आपने, लोग देखे होंगे। तो ये एक आनुवंशिक विकार है और इसमें मनुष्यों के में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। इसमें 21 जोड़ी के गुणसूत्र के मतलब जो जोड़ी बनते हैं वो 2 की बजाय 3 बन जाती है। बात ये है, ठीक है। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता, मंगोलाइड आइडियोसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। डाउन सिंड्रोम अभी हमने देखा। क्वेश्चन 14, ट्राइसोमी 21 को किस नाम से और जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। इसे डाउन सिंड्रोम को और क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान करना है, तो रिंगवॉर्म को कवक से मिला दीजिए, और हीमोफीलिया को आनुवंशिक, डायबिटीज़ को हार्मोन की गड़बड़ी, और रिकेट्स आ जाइए, ये देख लीजिए। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, डायबिटीज़ हार्मोन, ठीक है, और रिकेट्स हीनताजन्य रोग, रिंगवर्म कवकी संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है? सुमेलित, सही सुमेलित है पूछा है। तो आनुवंशिक रोग हमने अभी हम चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, वही देख लेते हैं सीधे सीधे। वर्णांता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्तता, ठीक है, ये तीनों हमने अभी सारे क्वेश्चन में पीछे में देख लिया है। एड्स जो है, इसके अलावा भी जो बैक्टीरिया, देखिए डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होते हैं, सिफिलिस और सुजाक रोग बैक्टीरिया से होते हैं, और प्लेग बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक। ओके, आगे आ जाइए। एड्स जो है वो वायरस से होता है, और वर्णांधता हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, और दात्र को ये कोशिका अरक्तता भी, यानी अच्छा एनीमिया को बोलते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता जो है वो एनीमिया को बोलते हैं। मुबारक हो, पता चल गया। तो ये एनीमिया, ठीक है, एनीमिया भी वंशानुगत है, ठीक है। और पोलियो क्या है? वायरस वाला है। पोलियो जो वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होते हैं, क्योंकि औरतों में 2 एक्स पाए जाते हैं और पुरुषों में 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यही आपको ये जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और वर्णांधता मतलब हरा लाल रंग, अंधापन, नहीं दिखता, नहीं समझ आता, ठीक। ये आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। किस युग में सही सुमेलित नहीं है? ओके, बोला है सही सुमेलित नहीं है, तो थाइमीन बेरी होता है, स्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल के रक्त का जमना, ये जो है वो वर्णांधता नहीं है, विटामिन की कमी से नहीं होता है। वर्णांधता जो है वो एक वंशानुगत रोग है, ठीक है। ये हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इसमें सीधा सा ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होता है, नेक्स्ट के नेक्स्ट जनरेशन में, वो भी लड़कों में होता है, ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में,
देखा, एक कपल है, उन्होंने शादी की, उनका बेबी हुआ, तो उनके बेबी को कुछ नहीं होगा, उनके भी बच्चे जो, उनमें से एक लड़की है, फिर मान लीजिए लड़की है तो लड़की को 2 बच्चे हुए, और एक फिर से एक लड़की एक लड़का हो गया, तो जो लड़का है उसको ही वो वर्णांधता होगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है, उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होने की संभावना है? यही कि पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। संभावना पूछा है, ठीक है, सर्वाधिक संभावना पूछा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। एक वर्णांध पुरुष एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थे, उसके बच्चों को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांधता होने की संभावना है? तो 0% है। संभावना की बात पूछ रहा है, ठीक है, बच्चों के बच्चों में हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हो। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो नहीं बनता है, ठीक है, उसका मतलब सिंथेसिस नहीं होता है, उसका संश्लेषण नहीं होता है। और ये 2 प्रकार का हो जाता है, एक अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, एक बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाता है, इस वजह से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब अलग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? ब्लड, ठीक है, ये हमने अभी अभी देख लिया। इसमें क्या होता है, रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अधिक मात्रा में क्षय होने लगता है और एनीमिया हो जाते हैं। थैलेसीमिया एनीमिया से जोड़ दो, आप याद हो जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 24। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करता है? खून, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 24 कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।